दिस इज दीपा यादव। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज था MP1 रक्षक का पेपर, जो कि काफी सारे बच्चों ने इस पेपर को दिया होगा आज की डेट में। आज है 12 जून, फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हो चुका है। उसी बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, बच्चों ने खुद बताए हैं, तो वही मैं आपको बताने आई हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और क्या रहा पेपर का लेवल। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप डेली वीडियोस को देख पाएं। तो चलिए जानते हैं कि आज के फर्स्ट शिफ्ट में किस टाइप के क्वेश्चंस आए हुए थे। तो देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र औद्योगिकी विकास संगठन UNIDO की स्थापना कब हुई। तो ये 1966 में हुई। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो जान लीजिए, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो देखिएगा, फर्स्ट पॉइंट है कि UNIDO संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो गरीबी में कमी, समावेशी वैश्वीकरण और पर्यावरणीय स्थिरता के लिए औद्योगिक विकास को बढ़ावा देती है। मिशन है इसका कि सदस्य राज्यों में समावेशी और सतत औद्योगिक विकास ISID को बढ़ावा देना और उसमें तेजी लाना है। अप्रैल 2019 तक UNIDO के 170 देश सदस्य देश हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लिया आप लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया है कि दिव्यांग सत्येंद्र सिंह लोहिया का संबंध कहां से है। तो ये ग्वालियर निवासी हैं, जन्म इनका भिंड में हुआ था। इसमें भी देख लीजिए इनके बारे में कुछ पॉइंट्स कि मध्य प्रदेश के दिव्यांग सत्येंद्र सिंह लोहिया अमेरिका के कैटालिना चैनल को पार करने वाले पहले एशियाई तैराक बन गए थे। सत्येंद्र के नाम जो है इंग्लिश और कैटलीना दोनों चैनलों को पार करने का एशियाई रिकॉर्ड दर्ज है। नेक्स्ट पॉइंट है कि सत्येंद्र ने 5 टीम साथियों के साथ भारतीय पैरा रिले टीम का नेतृत्व किया और कैटलीना चैनल को 11 घंटे 34 मिनट में पार किया। ठीक है, ये आपने जान लिया कि क्या है, एशियाई के तैराक हैं, बन गए हैं। ठीक है, पहले तैराक सत्येंद्र सिंह लोहिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि मध्य प्रदेश से है कि मध्य प्रदेश में विशेष रूप में से कमजोर जनजाति समूह कौन सा है। तो ये बैगा, सहरिया और भारिया है। ठीक है, इससे रिलेटेड भी कुछ चीजें जान लीजिए कि PVTG का मतलब है कि ये कमजोर जो समूह जनजातियां होती हैं, कि विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह के लिए खड़ा है ये PVTG। 1973 में ढेबर आयोग ने पहली बार अलग अलग श्रेणियों के निर्माण की सिफारिश की जो आदिवासी समूहों के बीच सबसे कम विकसित है। सरकार ने 2006 में PTGS का नाम बदल करके PVTGS कर दिया। भारत में कुल 75 PVTG घोषित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया है कि नाबार्ड में RBI का कितना हिस्सा है। तो वर्तमान में कोई नहीं है, पहले 72.5% थी। इसके बारे में भी जान लीजिए डिटेल से कि RBI के पास नाबार्ड में 72.5% हिस्सेदारी थी। अब वर्तमान में RBI के पास नाबार्ड में हिस्सेदारी नहीं है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मतलब कि नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई थी। RBI ने अपनी हिस्सेदारी बेच दी थी और अब भारत सरकार की इसमें 99% जो है हिस्सेदारी है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी। तो आप बताओगे 1982। ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया कि जम्मू कश्मीर का लोक संगीत है। तो वो चकरी, रऊफ, लदीशा, ग्वात्री, सूफियाना। इसके बारे में भी दो डिटेल से थोड़ा सा पढ़ लीजिए कि जम्मू और कश्मीर में शास्त्रीय संगीत में सूफियाना कलाम या कश्मीरी शास्त्रीय और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत शामिल है। सूफियाना कलाम का अपना राग है जिसे मकम कहा जाता है और संतूर एक 100 स्ट्रिंग फ्यूज पर्क्यूशन इंस्ट्रूमेंट है। पर्क्यूशन इंस्ट्रूमेंट का उपयोग मुख्य संगत के रूप में किया जाता है। 100 स्ट्रिंग पर्क्यूशन इंस्ट्रूमेंट है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज कब हुई। तो ये स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है हिस्ट्री से कि 1921 में सिंधु घाटी की सभ्यता हुई है, इसकी खोज हुई है।
इससे रिलेटेड भी कुछ पॉइंट जान लेते हैं कि यहाँ जो सभ्यता पाई गई है वही क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता कहलाई है, और इसलिए सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इसकी खोज जो है, खोज का श्रेय दयाराम साहनी को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेड क्लिफ रेखा निम्नलिखित में से किन देशों के मध्य स्थित है? तो ये भारत और पाकिस्तान के मध्य स्थित है। देख लीजिएगा अब इससे भी रिलेटेड कुछ पॉइंट्स। 17 अगस्त 1947 को भारत को पाकिस्तान से अलग करने वाली सीमा रेखा, जिसे रेड क्लिफ रेखा के रूप में जाना जाता है, का खुलासा हुआ। रेड क्लिफ रेखा गुजरात के कच्छ के रण से होते हुए जम्मू और कश्मीर में जम्मू में अंतरराष्ट्रीय सीमा तक फैली हुई है, जो भारत और पाकिस्तान के दो अलग अलग देशों में विभाजित करती है। इसका नाम जो है सीमा आयोग के अध्यक्ष सर सिरिल रैडक्लिफ के नाम पर क्या है, रखा गया है। ये सारी क्वेश्चंस आप पे बन सकते हैं। रेडक्लिफ रेखा है, और भी बहुत सारी है। मैकमोहन रेखा है जो भारत और चीन देशों से जुड़ती है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जिनका अब आने वाले एग्जाम्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया? तो ये सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। इसमें भी देखिए कुछ पॉइंट्स कवर करते हैं हम लोग कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ, राष्ट्रीय पक्षी मोर और राष्ट्रीय पुष्प कमल है। द लायन कैपिटल ऑफ अशोका अन्य जानवरों से घिरे एक विस्तृत आधार पर 4 एशियाई शेरों को दर्शाती एक मूर्ति है। 1950 में इसका एक ग्राफिक चित्रण भारत के आधिकारिक प्रतीक के रूप में अपनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमपी जो है मध्य प्रदेश में ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर किस वर्ष हुई? तो 1911 से 1921 में हुई। देख लीजिए कुछ पॉइंट्स कि 1901 और 1911 के बीच प्लेग से लगभग 65 लाख लोग क्या है, मारे गए थे। प्लेग ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में कस्बों में कहीं अधिक प्रचलित था। 1911 के प्रति 1000 पुरुषों के अनुपात में 954 महिलाएं थी, जबकि 1901 में प्रति 1000 पुरुषों पर 963 महिलाएं थी, ठीक है। तो एमपी से भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। देख लीजिए पूछा गया कि भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? तो ये जगदीप धनखड़ हैं। ये उन्हें भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। वर्तमान में ये क्या है, उपराष्ट्रपति है। और अनुच्छेद 63 में आर्टिकल 63 में भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, इसमें बताया गया है। अनुच्छेद 64 में उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होंगे और लाभ का कोई अन्य कार्यकाल नहीं रखेंगे। नेक्स्ट है कि दिसंबर 2022 में किस बैंक ने शून्य शुल्क बैंकिंग बचत खाता लॉन्च किया? तो ये IDFC फर्स्ट बैंक ने ये खाता लॉन्च किया है। तो देखिएगा कुछ पॉइंट्स हैं जो जान लीजिए कि IDFC जो फर्स्ट बैंक के ग्राहकों के लिए खुशखबरी है कि बैंक ने अपने कस्टमर के लिए कई सुविधाओं को फ्री में कर दिया है। IDFC फर्स्ट बैंक ने अपने फाउंडेशन डे के मौके पर कई सर्विसेज पर चार्ज को खत्म करने का ऐलान किया और बैंक की तरफ से मिल रही बैंकिंग सर्विस पर ग्राहकों से पैसा नहीं वसूला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि खाद्य श्रेणी और कृषि श्रेणी के तहत 2022 में सर्वाधिक लोकप्रिय GI पुरस्कार किसे मिला है? तो ये हैदराबादी हलीम को मिला है। देखिएगा कि हैदराबादी हलीम को खाद्य श्रेणी और कृषि श्रेणी के तहत सर्वाधिक लोकप्रिय GI पुरस्कार मिला है। इसने रसगुल्ला जो है, बीकानेरी भुजिया और रतलामी सेव जैसे पकवानों को मात देकर के अवार्ड हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग किस शहर में स्थित है? तो ये उज्जैन में है। तो ये रिपीट क्वेश्चन है, ठीक है, ये कई बार पूछे जा चुके हैं आप MP वन रक्षक के ही एग्जाम में। देख लीजिए कुछ पॉइंट्स कि मंदिर जो है क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। भगवान शिव की मूर्ति को दक्षिण मुखी के रूप में जाना जाता है, जिसका अर्थ है कि यह दक्षिण की ओर है। यह तमिल सैवत नयनार अप्पार द्वारा गए एक वैपू स्थालम के मंदिरों में से एक है
और यह मंदिर 18 महाशक्ति पीठों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू निम्न में से किस समिति के अध्यक्ष नहीं रहे हैं? तो ये है प्रारूप समिति के अध्यक्ष नहीं रहे हैं। देख लीजिएगा कुछ पॉइंट्स। पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम जो प्रारूप समिति के क्या है अध्यक्ष नहीं थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। प्रारूप समिति का गठन जो है 29 अगस्त 1947 को किया गया था और नए संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए एक प्रारूप समिति का गठन किया गया है। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं इससे भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। आप सारे हाईलाइटेड पॉइंट्स पढ़ के जाया कीजिए और ध्यान से सुना कीजिए जितना भी मैं एग्जाम एनालिसिस आपको करवाती हूँ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो ये 1965 से 68 में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। एमएस जो स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। हरित क्रांति को उस अवधि के रूप में संदर्भित किया जाता है जब भारतीय कृषि आधुनिक तरीकों और प्रौद्योगिकियों को अपनाने के कारण एक औद्योगिक प्रणाली में परिवर्तन हो गई थी और भारत कृषि में पुराने और मैनुअल तरीके से नए अभिनव और तकनीकी तरीकों में परिवर्तन किया गया। तो आपसे पूछा जा सकता है ना कि इसके जनक कौन है भारत के में हरित क्रांति के? तो एमएस स्वामीनाथन है। नेक्स्ट देख लीजिएगा कि कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला? तो ये 2014 में मिला। 2014 में कैलाश सत्यार्थी को बच्चों और युवाओं के दमन के खिलाफ उनके संघर्ष और सभी बच्चों के शिक्षा के अधिकार के लिए संयुक्त रूप से मलाला यूसुफजई के साथ नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 17 साल की उम्र में वह पुरस्कार पाने वाले सबसे कम उम्र की व्यक्ति बन गई और बच्चों के अधिकार कार्यकर्ता कैलाश सत्यार्थी को वित्तीय लाभ के लिए बच्चों को के गंभीर शोषण पर ध्यान केंद्रित करने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था कैलाश सत्यार्थी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा सारांश कब शुरू हुआ? तो ये 7 नवंबर 2015 को शुरू हुआ। यूरोपीय गोल्डन वुड अवार्ड 2021-22 किसको मिला? तो ये रॉबर्ट लेवांस्की को मिला है। द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष शुरू हुआ? तो ये 1939 में शुरू हुआ। नेक्स्ट है ये सारे जनरल साइंस के क्वेश्चन है, आप देख लीजिए। विटामिन की खोज कब हुई? तो ये 1912 में हुई। जल जनित रोग कौन सा है? तो ये हैजा है। इकोलॉजी शब्द कब दिया गया? तो ये 1866 में दिया गया। इसके जनक कौन है? ये सब कुछ पढ़ लीजिएगा। इकोलॉजी शब्द कौन दिया है, ये सब भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये सब पढ़ के जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि उत्प्लावकता का बल किस पर निर्भर है? तो वो विस्थापित द्रव का द्रव्यमान। मुर्गी की देशी या भारतीय पोल्ट्री किस्म में शामिल है? तो असील, चिंद्रागोंग, कड़कनाथ और बसरा है। नगर पालिका वाले जो कचरा ले जाते हैं उसमें कौन सी फिश कहते हैं? तो कचरा संग्रहण शुल्क, गार्बेज कलेक्शन फी इसको कहते हैं। नेक्स्ट है एनालिड्स और आर्थ्रोपोडा जो है, आर्थ्रोपोड्स के बीच क्या समानता है? तो आर्थ्रोपोड्स और एनालिड्स दोनों ही खंडित है और एनालिड क्लास पोलीचेटा के सदस्यों के पास प्रत्येक खंड पर उपांगों की एक जोड़ी है। तो ये सारे क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको बता दी जितने मुझे पता थे। अब जिनके आगे आने वाले एग्जाम है वो आप अपनी तैयारी को इसी तरीके से कंटिन्यू कीजिए। अब मैं आपको वो बताऊंगी जहां से टॉपिक पूछे गए हैं, कौन कौन से टॉपिक आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और भी सब्जेक्ट से देख लीजिएगा। मैथ्स में सारे टॉपिक आपके वही कॉमन टॉपिक है, बस क्वेश्चन बैलेंस वे में 2-2, 1-1, 3-3 ऐसे करके पूछे जा रहे हैं। टाइम वर्क से क्वेश्चन है, स्पीड, डिस्टेंस, प्रॉफिट लॉस से 2 क्वेश्चन, सीआई से भी 2 क्वेश्चन थे, नंबर सीरीज से भी 2 क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन से भी 3 क्वेश्चन थे, रेशियो प्रोपोर्शनल से 2 क्वेश्चन थे, एवरेज से भी 2 क्वेश्चन थे, ट्रेन से 1 क्वेश्चन था, एज से क्वेश्चन था और एडवांस मैथ में आपका वो क्यूबाइड वाला क्वेश्चन, घन घनाभ वाले जो क्वेश्चन होते हैं उससे पूछा गया है एडवांस मैथ में, और परसेंटेज से भी 2 क्वेश्चंस थे। तो आप ये सारे कॉमन टॉपिक है, आप पढ़ के जाइए मैथ्स में। हिंदी में आपकी बेसिक हिंदी है जो कि विलोम शब्द, पर्यायवाची समास नहीं पूछा गया था आज के पेपर में, मुहावरे, शुद्ध शब्द, रस
और ये संयुक्त क्रिया क्या होती है, सरल क्रिया क्या है, ये सब कुछ पूछा जा रहा है, वाच्य पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये सारी आप पढ़ के जाइए, बेसिक हिंदी जो आप बना लेंगे। इंग्लिश में वही सब सारे टॉपिक्स है, सिनोनिम्स, अपोजिट वर्ड, पैराजम्बल, एक्टिव पैसिव, फिलिंग द ब्लैंक्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, नरेशन, मिसस्पेल्ड वाले क्वेश्चन। साइंस में बेसिक साइंस है जो आप कर लोगे, स्टैटिक जीके 3 से 4 क्वेश्चन, करंट अफेयर में वही 4 से 5 क्वेश्चन, एमपी जीके से भी 3 से 4 ही क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको बता दिए। साइंस में आपकी केमिस्ट्री और बायोलॉजी से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, फिजिक्स से बहुत कम ही देखने को, एक आंख न्यूमेरिकल देखने को मिला है। तो इतना था क्वेश्चन, मतलब मैंने आपको बता दिया टॉपिक कहाँ कहाँ से आए थे। अब जिनके एग्ज़ाम आगे हैं, अभी बहुत 10 दिन और है ना, 8 दिन और बचे हैं, तो वो अपनी तैयारी को अच्छे से कर ले और ऑल द बेस्ट जिनका आगे एग्ज़ाम है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके जाएं। मिलते हैं फिर ऐसे ही कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।